यहाँ कुछ टर्म मैं समझा रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स, या इसे देखिए कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। गुड इवनिंग। यहां पर देखिए कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स में हमारे पास वेक्टर है एक ए। अब मुझे बताओ 2a वेक्टर कितना बड़ा बनेगा? तो 2a वेक्टर आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा, दो वेक्टर एक साथ ले लो, ये डबल लेंथ का ले लो, तो दो वेक्टर एक साथ ले लोगे तो 2a वेक्टर ये ऐसे दिख रहा है, ये पैरेलल है या नहीं? अच्छा सोचो यदि मैं a/2 कर दूं तो भी पैरेलल रहेगा। यदि मैं 3a कर दूं तो भी पैरेलल रहेगा। तो हम पैरेलल वेक्टर्स की क्या खासियत देख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एक दूसरे का मल्टीपल होता है। मान लो एक वेक्टर है ए, तो ए पैरेलल होगा किसी भी n स्केलर के लिए, n टाइम्स ए यदि मैं कर दूं, n इज नंबर, n इज पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव, यदि ऐसा है तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। बात समझ में आई? तो यदि मैं कहता हूं एक है p वेक्टर और एक है मान लो p1 i कैप प्लस p2 j कैप प्लस p3 k कैप, और एक है q वेक्टर q1 i कैप q2 j कैप प्लस q3 k कैप, और अब हमें ये पैरेलल है ये बताना है। if p is parallel to q, then क्या होने वाला है? यदि ये पैरेलल हुए तो निश्चित रूप से p का ही कोई मल्टीपल होगा q। सोच लो एक बार। then there exists a positive number k such that, हाँ इंटीजर क्या, ये पॉजिटिव कुछ भी 1/2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि निगेटिव होगा तो डायरेक्शन बदल जाता है। सच दैट q इक्वल्स टू k टाइम्स p। क्या ये आइडिया समझ में आ गया कि जो दो वेक्टर पैरेलल होंगे ये तभी पॉसिबल है कि दूसरा जो है मल्टीपल हो, और यदि मल्टीपल होगा तो इसको आप कैसे लिख पाओगे? ध्यान से देखिएगा, इससे क्या रिजल्ट निकल करके आता है? इससे रिजल्ट निकल करके आता है q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप इक्वल्स टू, यहाँ ये k के बदले एक सिंबल ले लो, ये k कैप भी यूज कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन ना हो जाए, तो नंबर को c कर दो। तो भाई देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर c सच दैट ये क्या हो जाना चाहिए, c टाइम्स p। अब देखो राइट साइड में क्या लिखने वाले हो, c कोई नंबर है, c ब्रैकेट में जाएगा ना, q1 i कैप प्लस q2 j कैप प्लस q3 k कैप, c तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, q1 i कैप प्लस c q2 j कैप प्लस c q3 k कैप यदि ये आप देख रहे हो तो ये दो वेक्टर बराबर होंगे। ये बराबर कब होंगे? जब हम कह दें कि जो q1 है ये किसके बराबर है, cp1 के, q2 है cp2 के बराबर है, और q3 है cp3 के बराबर है, तभी तो ये बराबर होगा। i वाला i के साथ बराबर करो, j वाला j के साथ बराबर करो, ये वाला k के साथ बराबर करो। या हम ये कह सकते हैं कि यहां से क्या दिखेगा हमें, c इक्वल्स टू या 1/c इक्वल्स टू p1/q1। उसी तरह देख सकता है p2/q2,
उसी तरह दिख सकता है P3 by Q3। तो दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके जो I, J और K वाले कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या होगा, सेम। यहां से ये कंडीशन आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्या होना चाहिए, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे I, J और K के साथ वाला, वो उनका रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, तभी तो एक दूसरे के वो मल्टीपल कहलाएंगे। ये आइडिया क्लियर है? जैसे आपसे एग्जांपल में मैं पिछले पेज पे आऊं, पिछले पेज पे देख लो कंडीशन क्या है अपने पास। यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया गया है ये कि P और Q यदि हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हों, कंसेप्ट तो एक तो अपने पास ये डब्बा वाला कंसेप्ट है कि A और NA जो है ये पैरेलल होगा, कब, जब n पॉजिटिव नंबर हमें कोई मिल जाए। इससे हमने एक और आइडिया देखा, क्या देखा यहाँ कि P और Q यदि हो तो P और Q यदि होंगे ना तो यहाँ पर Q हो जाएगा C, यदि कोई नंबर एक मिलना चाहिए P को हम रख सकते हैं किसके बराबर, P को रख सकते हैं C टाइम्स, Q को रख सकते हैं C टाइम्स P। C कोई नंबर ऐसा जरूर मिलेगा, चाहे एक से बड़ा हो चाहे एक से छोटा हो, कोई एक वेक्टर बड़ा होगा कोई छोटा, या बराबर ही हो, एक ही हो जाए। आप इस बात को यदि समझ रहे हो तो इस पे न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाएगा, क्या मैं पिछला पेज फिर से दिखाऊं? मैं एक बार फिर से लिख दूं? हाँ, जैसे देखिए यहां देखते हैं, इफ A इक्वल्स टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 J कैप आर पैरेलल वेक्टर्स, देन क्या हो जाएगा, A1 by B1 इक्वल्स टू A2 by B2 इक्वल्स टू A3 by B3। तो ध्यान रखिए ये रेशियो यदि सेम नहीं आएंगे तो कहीं से भी वो पैरेलल नहीं होगा, उनके बीच में कोई एंगल होगा, पैरेलल है माने एंगल जीरो होगा। ये आइडिया क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये कंसेप्ट की तरह इसे ध्यान रखना है कि पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है। जैसे एग्जांपल इसमें क्या पूछ देगा, A 2I plus 3J and B 6I plus CJ are parallel vectors, then find C। अब C का वैल्यू चाहिए हमें, तो हम सॉल्व करते वक्त क्या लिख देंगे, 2/6 इक्वल टू 3/C। इससे क्या निकल के चला आएगा, 6 हो गया 18/2 दैट इज 9। क्या कोई कंफ्यूजन? तो पैरेलल वेक्टर्स को जब भी कभी सोचें तो ये याद रखिए कि वो एक दूसरे के कोई मल्टीपल है। मतलब ये तभी हो पाएगा जब यदि आई वाला दूसरे आई डबल हो गया तो जे वाला भी डबल हो जाएगा, के वाला भी डबल हो जाएगा। आई वाला 1/3 हो गया तो जे वाला भी 1/3 हो जाएगा, के वाला भी 1/3 हो जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स आप यदि ये समझ गए हो तो यहां नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, A डॉट B इक्वल्स टू A का लेंथ B का लेंथ cos थीटा कहते थे, और ये थीटा if theta 90 degree, that is A is perpendicular to B, then यदि थीटा 90 डिग्री है देन A डॉट B क्या हो गया, A डॉट B हो गया AB cos 90 that is 0। तो यहां पर क्या खास है कि
ए डॉट बी तो ऐसे भी लिखते हैं। तो कंसेप्ट क्या आ रहा है, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू 0, while a क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसे सेट करो तो दिमाग में कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए कंसेप्ट है। इसके लिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो कंडीशन क्या आया, ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या हो जाना चाहिए, ए डॉट बी 0। ए डॉट बी हमने क्या कर दिया, 0, परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कहते ही हम लोगों को तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 करना। और डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग हमने पिछले टर्म पे भी देखने की कोशिश की, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई किया, के वाले को के से मल्टीप्लाई किया। आप लिखेंगे कैसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एक बार इसके बारे में सोच के देखते हैं। एक सीधा साधा तरीका एक्स वाई वाले केस में क्या हो सकता है पे विचार करते हैं। या जैसे पैरेलल में आपसे किसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट का वैल्यू पूछा गया, वैसे कर सकते हैं। ये पेज चेंज करो। हाँ देखिए, आपसे एग्जांपल में पूछ दिया गया, इफ ए 2i प्लस 3j प्लस ck and b 3i plus j plus k are perpendicular vectors, then find value of c। आपको ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए गए, c का वैल्यू बताने को कहा गया, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो सॉल्व करते वक्त since a is perpendicular to b implies that a dot b 0 implies that 2 into 3 plus 3 into 1 plus c into 1 equals to 0, 6 plus 3 plus c equals to 0, 9 plus c equals to 0, c equals to -9। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? ये तो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं कि 90 डिग्री कहेगा, पैरेलल कहेगा तो क्या करना है, रेशियो, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का कोई मल्टीपल होगा कि एल प्लस सी टाइम्स डी टाइम्स कुछ भी। लेकिन जब परपेंडिकुलर कहे तो डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर कहे तो डॉट प्रोडक्ट 0। यहां ये दो पॉइंट जब आप सीख गए तो एक टेक्निक देखो, हाउ टू राइट परपेंडिकुलर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब ये शॉर्टकट केवल दो जब वैल्यू हो उस केस के लिए है। जैसे आपके पास देखो, जैसे है 3i प्लस 4j, तो एक काम करो, आप कोफिशिएंट को अदला बदली कर दो, 4i और एक का साइन बदल दो -3j, या -4i प्लस 3j। क्या किया हमने, यदि ये a है
तो परपेंडिकुलर वेक्टर बी लिखने का तरीका देखो, कोफिशिएंट को बदल दो, आई वाला जे के पास, जे वाला आई के पास, और किसी एक का साइन भी बदल दो। क्यों साइन बदलेंगे? तभी तो सम करके वो जीरो आने वाला होगा। जैसे ये बी कह लेते हैं और यहाँ दूसरा जो रास्ता है इसे बी डैश कह लेते हैं। चेक करिए कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है या नहीं। पहले देखिएगा 3i + 4j, और दूसरा कौन सा लिखा मैंने? दूसरा लिखा है 4i और -3j। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो तो 12 - 12 जीरो हो गया। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अच्छा, तो ए यहाँ पर हमने क्या देखा? ए और बी जो है ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। अच्छा, फिर से देखो, ए मैंने फिर से लिखा 3i + 4j, और बी फिर से लिख के देखो, बी फिर से लिख के देखो डैश वाला। उसमें मैंने क्या किया था? -4i, जे वाले का कोफिशिएंट का साइन बदल करके मैंने आई के पास रखा, और +3j। अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो तो, इनका डॉट प्रोडक्ट देखो तो a डॉट b डैश -12 + 12 जीरो। तो जीरो यदि हो रहे हैं तो मैंने केवल ये कहा कि एक मुझे परपेंडिकुलर लिख करके बताओ। तो लफड़ा क्या आ रहा है कि जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे ना, मान लो यहाँ पर आता है ए, तो इसके परपेंडिकुलर आप या तो इधर जाओगे या इसके परपेंडिकुलर आप इधर जाओगे। तो तुम्हें परपेंडिकुलर इस प्लेन में दो लिखने का मौका हमने बताया। एक्स वाई प्लेन मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था। एक प्लेन में आप चाहे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के होता है, कोई भी लिख दो, वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। 5k के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे वो जीरो आ जाएगा। लेकिन यदि प्लेन में ही लिखना है, एक्स वाई प्लेन में, तो हम क्या करें? कोफिशिएंट का अदला बदली इधर उधर कर दें और एक का साइन बदल दें। कोई एक्स वाई प्लेन में कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। आप डायग्राम बना लें और ये देख लें कि क्या कर रहे हैं। ए हमारे पास था, ए हमारे पास था, और हमने क्या किया? ए के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखने की सोची, तो कोफिशिएंट बदल दिया, एक का साइन बदल दिया। और ऐसे दो हो सकते थे, चाहे ऊपर जाता या नीचे, तो वो साइन बदलने में दो तरीके हैं, या तो एक्स वाले का साइन बदल के वाई की तरफ दिया, या वाई वाले का कोफिशिएंट का साइन बदल के एक्स की तरफ दिया। दोनों में से कोई एक। दोनों का साइन मत बदल देना, दोनों का बदल दोगे तो फिर जीरो नहीं आएगा। किसी एक का साइन बदल देंगे और एक्स वाला कोफिशिएंट वाई के पास डाल देंगे, वाई वाला कोफिशिएंट। ये प्लेन में ही यदि मुझे परपेंडिकुलर लिखना है, क्योंकि प्लेन के बाहर तो बहुत से परपेंडिकुलर हो सकते हैं, प्लेन में ये लिखने का तरीका हो सकता है। और इस बी या बी डैश का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो भी परपेंडिकुलर ही जाएगा। इसके 2 भी कर ले, ये 3 भी कर ले, या 4 भी कर ले, वो तो जाएगा ही। ये देखिए परपेंडिकुलर। तो एक्सजेड प्लेन में काम करते हम, सारा एक्सजेड लेके काम कर रहे होते शायद। जैसे हाँ, पहले तो ये चित्र बना लो, पहले ये बना लिया तो मैं पन्ना चेंज कर लूंगा। आपके पास जैसे मैंने एक्स वाई कहा, वैसे वाई जेड प्लेन का वेक्टर हो सकता है। लेकिन तीनों यदि आ जाए एक्स वाई जेड, तो फिर अपने पास थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि वो 3D हो गया ना, तो उसमें तो बहुत से पॉसिबिलिटी बनेगा। तो मैं ऐसे बदल बदल के क्यों बनाऊंगा? फिर मैं और दूसरा कोई कारण ढूंढूंगा कि भाई और क्या कारण दिया हुआ है, मैं खुद से क्यों लिखूं? फिर तो ये होगा कि कोई भी तीसरा मैं मानूंगा उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, लेकिन उसमें बहुत से पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट का काम अपना वहां नहीं रहता है। इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो दिख रहा है तुम्हें? क्यों 90 डिग्री किसने कहा है? परपेंडिकुलर जो होता है, देखो यहाँ ये भी है, 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 इनफाइनाइट। एक वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर तो बात कर रहे हैं किसी खास प्लेन में, तो प्लेन में अब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब हमारे पास एक शॉर्टकट है जो मैंने तुम्हें लिख के बताया, और इसकी प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूं। इस बात को ध्यान से देखो। जैसे तुम्हारे सामने में दिया गया है 3i + 9j, तो 3i + 9j का परपेंडिकुलर मैं लिखना चाहता हूं, तो इनको बदल दो, 9i और एक का साइन भी बदल दो, -3j। देखो डॉट प्रोडक्ट,
ये 27 माइनस 27 जीरो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यदि 7i माइनस 4j है तो तुम इनको बदलो, और ये -4 को मैंने +4i कर दिया और वो +7 ही रहने दिया, एक का मैंने बदल दिया साइन। अब देखो तो करके देखें, 28 डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -28 जीरो हो जाएगा। सर या फिर दोनों को ही बदल सकते हैं साइन, दोनों अच्छा नेगेटिव एक काम करो, दोनों में से किसी एक का बदलना है। यदि दोनों का बदल दोगे तो क्या होगा, चेक करके देख लो। यदि तुमने ये भी माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या ये जीरो आएगा? मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया और इस प्लस को माइनस कर दिया, यदि दोनों को एक ही में बदल देंगे तो क्या ये परपेंडिकुलर रह जाएगा ऊपर वाले के? कहो नहीं, क्योंकि यहाँ अब जीरो नहीं आ रहा। फिर से समझो, कंफ्यूजन है तो ai प्लस bj के परपेंडिकुलर लिखेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो -bi प्लस aj लिख लो, या हिंदी भाषा वाला या अंग्रेजी का और bi माइनस aj लिख सकते हो। या तो ये होगा परपेंडिकुलर, नहीं तो ये होगा परपेंडिकुलर। अरे यार एक वेक्टर ये था, या तो इधर वाला परपेंडिकुलर या इधर वाला परपेंडिकुलर। क्या फिर से समझाऊं? ये p वेक्टर है, या तो q डैश या फिर ये q, दोनों ही 90 डिग्री पे हो जाएंगे ना। तो क्या दोनों के साइन बदल रहे हैं या केवल एक के साइन बदल रहे हैं? सर मैं कंफ्यूज हो गया, पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तो फिर से देखो, मुझे बताओ, एक सब कोई देखना, कहानी मत पकाना। 5i प्लस 7k है, इसका कोई परपेंडिकुलर लिख के बताओ, b या b डैश, जिससे कि a और b भी 0 हो जाए, a और b परपेंडिकुलर हो और a और b डैश भी परपेंडिकुलर हो। सोच के देखो तो क्या लिख सकते हो, 7i माइनस 5k, या फिर -7i प्लस 5k। सर आपने दो लिख दिया, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। बहुत अच्छा, जिनके समझ में आया केवल वो हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य राय एक बार समझाओ तुम्हें फिर से। आदित्य तो राय सर बालक, समझ आ गया। बहुत बढ़िया। ये यदि आप लोगों को लगे कि ये कर सकते हैं तो आपको परपेंडिकुलर बता दिया, पैरेलल बता दिया, यहां तक कंफर्टेबल। अब ये चेक करिए एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन। हाँ एग्जांपल है, फाइंड एंगल बिटवीन ए 6i प्लस 8j एंड b 4i। ये एक एग्जांपल है। एक और कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। हाँ बोलो लव। यदि ये आपको समझना है तो याद करिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि a डॉट बी लिखा जाता है लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा आप कैसे लिखते हैं, a डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b। शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, a डॉट बी इंटू ए बी अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखिए, a डॉट बी कैसे आएगा, तो 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0। सर ये जीरो कैसे आया, क्योंकि b के साथ j नहीं है, मतलब वहां जीरो रहा होगा। अब यदि मैं देखता हूं a का लेंथ, तो a का लेंथ हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और b का लेंथ दैट इज 4, वो तो है ही 4। तो आपके पास कितना आ गया, 24 अपॉन 10 इंटू 4, 24 अपॉन 10 इंटू 4, 6/10, 3/5। और cos थीटा 3/5 आने का मतलब हो गया
थीटा हो गया 53 डिग्री। अब बाद में बात कर लेना, ये एग्जांपल देख लो और 30 सेकेंड में नोट कर लो। चेक करके देखिए, ए और बी लिखा, ए डॉट बी पता किया, ए का लेंथ देखा, बी का लेंथ देखा, कॉस थीटा के फॉर्मूले में डाल दिया। कोई कंफ्यूजन? एक एग्जांपल चेक करिए, फाइंड एंगल बिटवीन A 2i plus j and y axis and the y axis। तो देखिए, एक तो होगा डायग्राम बना के देखना और एक होता है फॉर्मूले से प्रोसीड करना। मान लेते हैं, आराम से लेट थीटा इज एंगल बिटवीन A and y axis और A and B j कैप। y एक्सिस का मतलब कोई भी ले सकते हो, जैसे सी जे कैप, कोई भी ले लिया, सी इज नंबर, या सिंपली जे कैप रखते हैं, लफड़ा ही खत्म। क्योंकि आप y एक्सिस के साथ एंगल देखना चाहते हैं तो y एक्सिस का डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर अब पता है, जे कैप। और अब आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b। a डॉट बी जैसे ही करते हो आप तो ये कितना आ जाएगा, क्यों, ध्यान से देखिए तो a है 2i प्लस 1j, a है, और b है 0i प्लस 1j। तो a डॉट बी कितना दिख रहा है आपको, a डॉट बी दिख रहा है 0 प्लस 1 दैट इज 1। a का लेंथ कितना दिख रहा है आपको, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 5। b का लेंथ कितना दिख रहा है आपको, j कैप का लेंथ दैट इज 1। अब फॉर्मूले में डाल दो, 1 अपॉन रूट 5 इंटू 1, तो कितना आ गया, 1 बाई रूट 5। बस इतना ही करके छोड़ दो, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना हुआ और कोई खास बात नहीं है। हमें जब एक्सिस कह दिया गया, वेक्टर नहीं दिया गया, तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो पता है, सीधे यूज कर लो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दूसरा आसान तरीका होता है कि आप डायग्राम बना लें, एक्स के डायरेक्शन में 2 यूनिट और y के डायरेक्शन में 1 यूनिट, और यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ से आ जाता है वेक्टर, वो जिसे हम कह रहे थे a, और यहाँ पर एंगल आ गया थीटा, ये है 1, ये है 2, ये हो जाएगा रूट 5, और कॉस थीटा सीधे दिख जाएगा आपको 1 बाई रूट 5, या टेन थीटा भी दिख जाएगा आपको, टेन थीटा दिख जाएगा 2 बाई 1। या तो आपको 2 डायमेंशन है, वो तो प्लेन में डायग्राम बना के भी दिख जाएगा। तो सर क्या 2 डायमेंशन में एंगल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे? नहीं ना, मैं नहीं लगाता, मैं चित्र बनाता हूँ। तो सर फिर फॉर्मूला आप लगाकर सिखा क्यों रहे हो? क्योंकि जब 3 डायमेंशन आएगा तो चित्र से आंसर नहीं मिलेगा, तो 3 डायमेंशन आएगा तो आपको बेहतर है कि फॉर्मूले की प्रैक्टिस। यदि फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहानी फंस जाएगा।
आप डायग्राम बना के भी देख लें, बगल में कॉपी पे डायग्राम भी बना लें यदि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कह रहा है तो। और 2 डायमेंशन है, एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है, केवल एक प्लेन है, तो बड़े आराम से काम कर लोगे आप डायग्राम बना के। लेकिन यदि 3 डायमेंशन है तो डायग्राम में मत उलझना, उसमें फिर फॉर्मूला ही काम करेगा। चेंज करूं पेज? यहां देखिए, यदि हम लोग एग्जाम्पल है एक फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड x एक्सिस। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, यदि ऐसे दिया गया हो तो एक्सिस के लिए रिकॉल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। एंगल बिटवीन a and x axis is angle between a and I cap. Hence cos थीटा कितना हो जाएगा? a dot I cap अपॉन लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ I cap। अब ऊपर में फॉर्मूला देखो, a1 I cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap, और इनका डॉट प्रोडक्ट हम I के साथ देखना चाहते हैं, j k है ही नहीं। और नीचे हम जब लेंथ लिखेंगे तो अंडर रूट कौन हो गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और दूसरे का लेंथ कितना हो गया? 1, क्योंकि आई कैप का लेंथ तो 1 ही होगा। अब ऊपर आपके पास क्या आ गया? चेक करिए, cos थीटा इक्वल्स टू, ऊपर केवल a1 बचेगा, i डॉट i1, i डॉट ये 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, अपॉन कितना? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट से कितना आया ऊपर न्यूमरेटर में? आई डॉट आई कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना आई तीनों पे जाके। आई डॉट आई कितना होता था? 1। आई डॉट जे क्या होता था? 90 डिग्री होने के कारण 0। आई डॉट के कितना होता था? 90 डिग्री होने के कारण 0। तो बचा कौन? या ऐसे सोच लो, 1i प्लस 0j प्लस 0k, फॉर्मूला अप्लाई करो, 1i प्लस 0j प्लस 0k। अब 0 0 हो गया जे और के वाला, मल्टीप्लाई होके, कंफ्यूजन खत्म। यदि कंफ्यूजन था तो मैं एक बार और लिख देता हूं, ये ए के नीचे जो हमने लिखा ना जे कैप, तो 1 आई कैप को लिख सकते हैं 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये आई कैप को ऐसे लिखा जा सकता है। और अब जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा? a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 0 प्लस a3 इंटू 0। तो यदि ये 0 तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ a1। आप ऐसे भी देख सकते हो। यदि आपको लेंथ चाहिए तो a का लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और आई कैप वाले का लेंथ तो पता ही है, वो यूनिट वेक्टर है 1। और इस कॉस को ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉस को कोसाइन भी कहते हैं, और इस कॉस को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कौन सा नाम दिया इसको? अच्छा, एक कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में सोचो, जब 2 डायमेंशन में था, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता था, तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता था?
60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों मिलके 90 थे। घर के कोने को देखो, वहां पर एक्स वाई जेड मान लो, हॉरिजॉन्टल दो और एक वर्टिकल, और बीच में एक डंडा रखो, 3 डायमेंशनल वेक्टर एक। तो क्या एक्स के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो वाई और जेड एक्सिस के साथ कोई तुक्का घेर लोगे तुम? तो वहां अलग अलग देखना पड़ेगा। तो जब आप बात करते हैं कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन बताने के बारे में, तो किसी वेक्टर के, ये वेक्टर जब पढ़ते हैं या स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशन में जाके पढ़ेंगे तब ये टर्म आपको मैथ्स में मिलेगा 12th में। लेकिन दुकानों में जितने भी किताब हैं वेक्टर के, वो मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले कोई किताब नहीं है। तो उसमें वो डायरेक्शन कोसाइन चर्चा मिलेगा और आपको लगेगा मैं नहीं जानता। तो कब जानोगे? जब वो मैथ्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में काम नहीं आएगा, लेकिन किताबों में आपको इधर उधर दिखेगा। तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जब आपने कहा कि कोई वेक्टर है बीच में एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, a1i प्लस a2j प्लस a3k वाला, तो आपने यदि एक अल्फा देखा, एक बीटा देखा होता और एक गामा देखा होता, तो अल्फा बीटा गामा में कॉस अल्फा क्या आया था अभी देखना, a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और बताओ तुक्का भेरो, कॉस बीटा क्या आता, a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और कॉस गामा कितना आ जाएगा? हाँ, कॉस गामा आ जाएगा a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। These are called direction cosine of the particular vector या particular straight line। हाँ बोलो। किसी प्लेन में नहीं है, ये एक अलग ही प्लेन है जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं कहलाएगा। अरे यहाँ बीच में एक दीवार बनवा दो यहाँ से वहां, उसको क्या एक्स वाई जेड प्लेन कहोगे? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन नहीं ना कहोगे, बीच वाला कोई प्लेन। इसमें ये दीवार पे डायगोनल बना दो, एक बीच में तुमने डायगोनली दीवार बनवाया और उस पे तुमने वेक्टर डाला, तो वो तो अलग ही प्लेन एक हो गया ना। तो किसी, हमने जिसे एक्स वाई जेड लिख करके अलग अलग प्लेन का नाम दे दिया, उनसे अलग एक प्लेन। ठीक, तो एक वेक्टर का जो कि एक्स वाई वाई एक्स या जेड एक्स प्लेन में नहीं है, तो वो एक्स से वाई से जेड से जो एंगल बनाएगा वो इस तरह का होगा। और आप लोग इसको क्या कहते हो, मैथ्स में पढ़ोगे, और आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये तुरंत देख लोगे, इसको एल एम और एन कह देते हैं मैथमेटिक्स में। अब सोच के बताना ना, डायरेक्शन कोसाइन का यदि स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सम करके देखो कितना आ जाएगा। हाँ, ये 1 हो जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। अभी ये परपेंडिकुलर कहाँ है तीनों के? ये तीन कोई एंगल है रैंडम। यहाँ पर अभी एक डंडा आया, एक्स वाई और जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसका क्या रूल है अपने पास? वो तीनों का सम कितना होगा, क्या इसका कोई रूल है? हम लोग जितने एंगल के सम और जो भी कहानी पढ़े हैं एक प्लेन में पढ़े हैं। 3D में कौन सा ज्योमेट्री तुमने पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ाया गया है, 12th में पढ़ाया जाएगा। उसका मैंने यहाँ एसेंस दिया, क्योंकि तुम्हें किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आता है, तो तुम्हारे 3D वाला वेक्टर x के साथ कितना बनाएगा एंगल, उसका जो कॉस होगा दैट इज डायरेक्शन कोसाइन विथ x एक्सिस। y के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस वो डायरेक्शन कोसाइन विथ y एक्सिस, उसी तरह डायरेक्शन कोसाइन विथ z एक्सिस। और उनके स्क्वायर का सम तुम्हारा वो ज्योमेट्री कह रहा है कि वो, या अलजेब्रा कह रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज 1। कौन सा परपेंडिकुलर इनफाइनाइट? हाँ, उस प्लेन में कितने बनेंगे वेक्टर, वो खुद ही अकल लगाओ ना। अरे प्लेन कहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन को तुम प्लेन कह सकते हो कभी? ये प्लेन अभी नहीं कहा है, ये इनफाइनाइट प्लेन में लाइक कर रहा है। ऐसे भी प्लेन देखो, ऐसे भी प्लेन देखो, ऐसे भी प्लेन देखो, कई भी कागज कोई भी रख दो ना। एक स्ट्रेट लाइन किस प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइट प्लेन गुजर सकता है। ठीक है, अब यहाँ चेक करिए, आपके पास जो डाटा आ रहा है इस जगह,
जो वैल्यूज हैं इन्हें देख रहे थे हम लोग। तो यहां तक आते आते हमने वेक्टर्स के